मोदी जी की इजराइल यात्रा को लेकर देश की जनता को, विपक्षी दलों को जितनी बात करना चाहिए, जितना डरना चाहिए, उतना भय प्रकट नहीं हो रहा है। पीएम ने अपने भाषण में हमास के खिलाफ इजराइल की लड़ाई के प्रति भारत के समर्थन का जिक्र किया, पर फलस्तीन पर जो के नागरिकों पर इजराइल का जो आतंकवाद है, नरसंहार है, उसका जिक्र भी नहीं किया। उसके बारे में हलो भी नहीं किया, नो भी नहीं बोला। कोई घोषित एजेंडा नहीं था, साथ में कोई मंत्री नहीं था, कोई हाई पावर डेलीगेशन नहीं था। ये पता नहीं था कि कोई समझौता होने वाला है। देखिए, इसमें मुद्दा ये है कि रेफरेंडम कौन कराएगा? करवा ही नहीं सकते। रेफरेंडम अगर करवाएं तो लोग कहेंगे हमें मोदी की जरूरत ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं शॉन गर्ग साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे पुराने बॉस। और हम लोग आज बात करेंगे ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा पे नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, गए थे इजराइल। और वहाँ पे उन्होंने नेसेट, जो उनका संसद है, वहाँ पे एक पूरा संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत और इजराइल के बीच मदरलैंड और फादरलैंड का एक रिश्ता है, जो कि बहुत अजीब सी कॉपी में था उनके। और साथ ही नेतन्याहू ने उनको अपना भाई बताया। और नेतन्याहू जो कि आईसीजे में एक तरह से वॉर क्रिमिनल की तरह हैं, उनके खिलाफ वॉर गिरफ्तारी के वारंट हैं। और 73,000 लोग, जो जिनमें से 24,000 बच्चे हैं, उनकी उनके नरसंहार और उनकी जनसंहार का उन पर आरोप रहा है। पूरे गजा को उन्होंने जमींदोज करने का उन पर आरोप रहा है। तो और बीच में, मतलब भारत में जो कुछ चल रहा था संसद में और संसद के बाहर, अ, मोदी जी की ऐसी क्या जरूरत थी कि उन्हें इस समय ही जाना था, जब ईरान पे युद्ध मट के बादल मंडरा रहे हैं, जिसमें इसराइल की भी भूमिका है और अमेरिका की भूमिका भी है। और पूरा का पूरा मध्य पूर्व परेशान है इस बात को लेके। और उस बीच में मोदी जी ने चुना कि उनको वहाँ जाना है और एक मेडल लेना है इजराइल के लिए। 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से, जिसमें श्रवण जी, मैं और आप सब शामिल हैं, जिनका एक समर्थन है इस बात कि इजराइल के साथ हम अपनी लामबंदी दिखाएंगे। और इस बीच उनको वहां जाना। और तो आप कैसे देखते हैं श्रवण जी इसको? देखिए, आपने कहा कि मेडल लेने गए वो, तो मेडल तो लेने नहीं गए, वो कुछ और लेने गए थे। और क्या लेकर आए हमको पता नहीं है। वो कुछ ऐसी चीज लेने गए होंगे जो अंदाज है, जिसको लेकर हमें भयभीत होना चाहिए, डरना चाहिए। और मोदी जी की इजराइल यात्रा को लेकर देश की जनता को, विपक्षी दलों को जितनी बात करना चाहिए, जितना डरना चाहिए, उतना भय प्रकट नहीं हो रहा है। कोई घोषित एजेंडा नहीं था, साथ में कोई मंत्री नहीं था, कोई हाई पावर डेलीगेशन नहीं था। ये पता नहीं था कि कोई समझौता होने वाला है। उनकी यात्रा की घोषणा इजराइल ने पहले की, 5 दिन पहले की, 6 दिन पहले। भारत में घोषणा एक दिन पहले हुई या 1.5 दिन पहले हुई, कि जैसे कुछ घट गया हो, कि अरे सबको पता चल गया, आप कैसे छुपाएंगे, तो बता देते हैं, उस अंदाज में।
जैसे एप्स्टीन फाइलों को लेकर जो चल रहा है ना कि सब कुछ गुप्त है और जी बाहर आने पर फिर हल्ला मच रहा है, वैसे ही कुछ। क्यों गए कुछ पता है, क्या किया कुछ पता है, क्या करके आए कुछ पता नहीं, क्या होगा कुछ पता नहीं। प्रधानमंत्री ने पिछले 12 सालों में 79 कंट्रीज की 99 बार यात्राएं की है। 79 कंट्रीज 99 बार का मतलब ये कि किसी देश में 2 बार भी गए हैं, 4 बार भी। तो यात्राएं बढ़ गई कि देश 79 रहे। दुनिया में घोषित देश जो है वो करीबन 200 के करीब हैं, तो उसमें आधे निपट गए लोग। हाँ, मतलब जो 1000-15 हजार की आबादी के हैं वो बच गए हों। जो उनके बारे में विवरण है उनकी यात्राओं के बारे में, वो ये है कि मोस्ट ट्रेवल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब उनकी जितनी यात्राएं किसी ने नहीं की। 2015 से 2025 के बीच में जो यात्राएं हुई उसका जो खर्च है वो 800 करोड़ रुपए में बताया गया। हमारा खर्च, विदेशी विदेशों में सरकारों का कितना हुआ वो उनको पता नहीं। जी जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री या तो विदेशों में रहते हैं और या कोई विदेशी मेहमान हमारे यहाँ रहता है। भाई या तो पीएम विदेश के मेहमान रहते हैं या कोई विदेशी हमारे यहाँ मेहमान रहता है। बिल्कुल। मोदी जी लौट आए हैं तो अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आ गए होंगे भारत में, मुंबई आने वाले थे। इजराइल जाने से पहले मोदी जी ने एआई समिट में विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी की। कई लोग आए थे। हो सकता है कनाडा के पीएम की रवानगी के बाद मोदी जी फिर कहीं रवाना हुआ है, किसी और देश के लिए नहीं। तो धीरे धीरे जैसा मैंने कहा दुनिया के सारे देश खत्म हो जाएंगे यात्रा के। जी इसके दो ही कंक्लूजन हैं कि देश में कोई काम नहीं है या वो देश से भाग रहे हैं और देश को कोई इनविजिबल पावर्स, अदृश्य शक्तियां संचालित कर रही, रिमोट से, रिमोट से या रोबोट से। वो जो रोबोट उन्होंने बनाया था मोदी जी ने कि स्कूल में, प्रधानमंत्री की तमाम यात्राएं जो मैंने कहा 79 कंट्रीज की 99 यात्राएं जो भी हैं, उन सब को लेकर हम लोगों ने कभी चिंता नहीं व्यक्त की, कभी इतनी बातचीत भी नहीं हुई। प्रधानमंत्री जाते थे आ जाते थे, जैसे मोहल्ले में कहीं घूमने गए या पार्क में टहलने गए, हम आ जाएंगे वापस। हम इस यात्रा के गुप्त एजेंडे को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। जी और जिस तरह से मोदी जी की वहाँ अगवानी हुई, स्वागत हुआ, भाषण हुआ, आपने भी जिक्र किया उसका, ठीक और उन्होंने जो संबोधित किया, जिस तरह की परिस्थितियां हैं देश में, इजराइल में इजरायली जनता इस समय ईरान में होने वाले कार्रवाई की तरफ देख रही है।
तनावपूर्ण स्थितियां हैं। मोदी जी का जाना मतलब ये कि हमारे खुद के घर में कोई तबाही मची हो और कोई मेहमान आ जाए, इस तरह कोई बहुत जरूरी काम है तभी आया है, इस तरह। मोदी जी के विमान ने इजराइल की जमीन पर पहिया टिकाया तो देखा कि वहां के प्रधानमंत्री, जिनको बीबी भी कहते हैं, बीबी अपनी बीवी के साथ उनकी अगवानी के लिए खड़े हो। रेड कारपेट वेलकम। और जो बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी थी हैं, उन्होंने ऑरेंज सेफ्रॉन सूट पहन रखा है। अब ऑरेंज सेफ्रॉन को आप हिंदी में भगवा भी कह सकते हैं, या कुछ ऐसा पवित्रता का, हिंदुत्व में पवित्रता का प्रतीक जिसको मानते हैं। तो ये सोच समझ के पहना हुआ मानना चाहिए, कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करने की बात थी। और जो प्रधानमंत्री थे वो भी काफी सूट बूट के सज धज के वहाँ थे। गले लगाया, दोनों गले मिले। मोदी जी जैसा गले मिलते वक्त ठहाके मारते हैं, उन्होंने ठहाके मारे, वो वीडियो में। जी। प्रधानमंत्री ने वह अंग्रेजी में संबोधित की मैसेज को, संसद को, पार्लियामेंट। अभी इस चीज की जानकारी नहीं मिली है कि वहां के अपोजिशन ने बहिष्कार अल्टीमेटली किया कि नहीं। तो मैं भी पढ़ नहीं, उन्होंने एक उन्होंने मैं बता रहा हूँ उन्होंने क्या किया कि जब मोदी जी का भाषण था उस समय तो वो वापस आ गए, पर उसके पहले जब स्पीकर का भाषण था और नेतन्याहू का जब भाषण था उनको उन्होंने बायकॉट किया। तो वो इसलिए किया क्योंकि उन्होंने चीफ जस्ट, हाँ, उनको डायरेक्टर को नहीं बुलाया इसको था। नहीं बुलाया। जी। तो चीफ जस्टिस को नहीं बुलाया, स्पीकर ने बुरी तरह फटकार दिया था कि पहले भी 4 बार चीफ जस्टिस को नहीं बुलाया है, तो आप उसको इशू क्यों मना है। बहरा, जैसा आप कह रहे हैं, चीफ जस्टिस को नहीं बुलाने का जो मतलब है वो ये कि वहां की न्यायपालिका को नेतन्याहू बुरी तरह से तबाह कर रहे हैं, अदालतों को बदल रहे हैं पूरे कानून, और वहां बहुत भयानक किस्म से विद्रोह चल रहा जी। है। अब जो पीएम ने वहां क्या कहा, पीएम ने कहा कि मैं अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों की ओर से दोस्ती, सम्मान और भाईचारे का संदेश लेकर आ रहा हूं। भयानक प्रतिक्रिया है इसको लेकर। जो, अगर आप महबूबा मुफ्ती को सुने या श्रीनगर के एमपी मेहदी को सुने, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, या वो जो ऑथर हैं और सोशलिस्ट हैं, सोशोलॉजी की, सुंदर, कौन सी सुंदर, वो अंदर ही। वरद सिद्धराजन जी, उन्होंने जिस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पीएम ने कहा मेरा जन्म भी उसी दिन यानी 17 सितंबर 1950 को हुआ था जिस दिन भारत ने इजराइल को आधिकारिक मान्यता दी थी। ये पीएम ने पार्लियामेंट में कहा। मोदी ने इसके लिए नेहरू को धन्यवाद नहीं दिया, जिक्र भी नहीं। पीएम ने अपने भाषण में हमास के खिलाफ इजराइल की लड़ाई के प्रति भारत के समर्थन का जिक्र किया, पर फलस्तीन पर जो के नागरिकों पर
इज़राइल का जो आतंकवाद है, नरसंहार है, उसका ज़िक्र भी नहीं किया, उसके बारे में हलो भी नहीं किया, नो भी नहीं बोला। आपने भी कहा, मैं भी मेरे पास भी आंकड़े हैं कि 2.25 साल के, 2.5 साल के दौरान कोई 73,000 लोग मारे गए हैं फ़लस्तीन में, और 24,000 बच्चे या 20,000 बच्चे हैं उसमें शामिल। दुर्भाग्यपूर्ण है, और प्रधानमंत्री ने उसके प्रति कोई दुख व्यक्त नहीं किया, बातचीत नहीं की। आपने कहा, और अखबारों में भी चल रहा है, सोशल मीडिया पर, नेतन्याहू ने मोदी को के बारे में कहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं, मेरे भाई हैं, और फादरलैंड और मदरलैंड तो है ही, जो आपने भी जिक्र किया। आपने भी बताया कि मोदी जी को इजरायली संसद में स्पीकर ऑफ निसेट का मेडल दिया, सम्मानित किया है। मोदी जी दुनिया भर में सबसे ज्यादा सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं। दुनिया भर की जगह उनको मेडल्स और अवार्ड्स सबसे ज्यादा, नेहरू को भी नहीं मिले हों, जी। इंदिरा गांधी को भी नहीं। 27 या 28 बताते हैं कि उनको अभी तक वो मिल चुके हैं। 2 दर्जन से सम, ज्यादा। Yes. अब हम मूल मुद्दे पर आते हैं। नेतन्याहू ने मोदी के स्वागत, सम्मान और संसद में उनके उद्बोधन के जरिए भारत की जनता और भारत के विपक्ष को संदेश पहुंचाया है, या होगा, कि इजराइल मोदी जी के साथ खड़ा है। ये किसी देश ने ऐसा संदेश नहीं दिया जी। है, इम्पोर्टेंट। मोदी जी को भी यह सम्मान जुलाई 2017 में उनकी पहली इजराइल यात्रा के समय नहीं मिला था। न तो हवाई अड्डे पे मिला, न संसद में उद्बोधन हो। उल्लेखनीय और क्या है, जो सबसे उल्लेखनीय है, उल्लेखनीय यह नहीं है कि इजराइल की संसद में मोदी जी क्या कह रहे थे। उल्लेखनीय यह है कि ठीक उसी समय राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में अपने 1 घंटा 47 मिनट के, मतलब अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े और सबसे लंबे जी। स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में क्या कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा से डर रहे हैं, तो हमको ये भी मानना चाहिए कि मोदी जी को के लिए ट्रंप ने जो कहा उससे उनको भी डरना चाहिए, मोदी जी को भी डरना चाहिए। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा अमेरिकी सांसदों को, इनको लॉ मेकर्स कहते हैं, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने युद्ध रुकवाया और सीज फायर करवाया, उन्होंने कहा। ठीक, ये तो कह रहे हो, कई बार कहा, 80 बार 100 बार, 400 बार होने को है, हो चुका। ट्रंप ने जो इम्पोर्टेंट बात कही कि वो ये कि सीज फायर नहीं करवाते, मैं नहीं करवाता, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई न्यूक्लियर युद्ध में बदल जाती।
ये भी पहले उन्होंने कहा। एक नई चीज उन्होंने ये कही कि अगर न्यूक्लियर वॉर होता तो 3.5 करोड़ लोगों की जानें जा सकती थी, वो मैंने बचाई। आप सोचिए, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, उसमें ट्रम्प ये बोल रहे हैं। आप ये भी सोचिए कि ट्रम्प को निश्चित रूप से पता होगा कि मोदी उस समय कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। इजराइल में होंगे, किसी थर्ड कंट्री में होंगे, फिर भी उन्होंने कहा। अब मूल सवाल मोदी जी क्या है? मूल सवाल ये है, आप भी अभी शायद आपका भी एक पॉडकास्ट में देख रहा था कि ये जी उनकी मोदी जी की यात्रा को लेकर आपने भी कुछ कहा है। इनकी यात्रा को लेकर क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं, ये लगाए जा रहे हैं, और हम क्यों इतना इम्पोर्टेंट बता रहे हैं? जी एप्स्टीन के दस्तावेजों को लेकर इस समय दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। अगर हम जितना सोचते हैं या सोच रहे हैं, उससे ज्यादा मचा हुआ, हमारी कल्पना से बाहर है। जो ताज़ा खबर है वो ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो सीईओ हैं, जी बोर्ग या बोज ब्रांडे, उन्होंने इस्तीफा दी। आप सोचिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो अभी हुआ है, जो दावोस का जो पूरा क्लब चलता है जहाँ से उसका जो पूरा शो है, उसके प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया एप्स्टीन को लेकर। हमने देखा बिल गेट्स ने किस तरह से माफी मांगी है। आपने ये भी देखा एआई समिट में वो अपना कीनोट एड्रेस वो नहीं पढ़ पाए। जी हरदीप पुरी अभी बने हुए हैं, अनिल अंबानी भी बाहर घूम रहे हैं। दुनिया भर में क्या क्या नहीं हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक ताज़ा खबर में पढ़ रहा था कि जो एक महिला ने आरोप लगाया था, जिसके दस्तावेज थे कि वो जब छोटी थी, बच्ची था, उसके साथ क्या हुआ था, वो उससे संबंधित अ, दस्तावेज है नहीं। जो मुद्दा है, जो ताज़ा बातचीत में है, वो ये है कि जो एप्स्टीन था, वो क्या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का मोहरा था। जी हम प्रधानमंत्री की यात्रा से चीजों को ट्रेस कर रहे हैं। तीन चीजें हैं। प्रधानमंत्री की 2017 की यात्रा इजराइल की एप्स्टीन की इनिशिएटिव पर हुई। उसमें उन्होंने क्या किया उसका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। एप्स्टीन की फाइलों में या दस्तावेजों में जो अब जाहिर होने वाले हैं, उसमें क्या किसी भारतीय का या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई जानकारी है क्या? तो अगर मोसाद का वो मोहरा था तो वो जानकारी मोसाद को होनी चाहिए, यानी इजराइल के पास है। जी तो क्या हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा का संबंध इस चीज से भी हो सकता है क्या? हम नहीं कह रहे हैं। हम्म, जिस तरह का जेस्चर नेतन्याहू की सरकार ने मोदी के प्रति प्रकट किया, क्या भारत के आंतरिक मामलों में मोसाद के जरिए या
इजराइल की टेक्नोलॉजी के जरिए। अभी भी आपको पता ही है कि इजराइल के का जो टोटल आर्म्स प्रोडक्शन है उसका 46% भारत खरीदता है, जी। मतलब आधा। पेगासस वगैरह का तो आपको पता ही है क्या है। जी। क्या हमारी जिंदगी में कुछ और बड़े हस्तक्षेप होने वाले हैं। राहुल गांधी का जो ताज़ा बयान है वो फिर उन्होंने ये कहा पीएम कॉम्प्रोमाइज है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये तुलना की है मोदी सरकार की नॉर्थ कोरिया से की। जी। आपने भी देखा होगा जेएनयू में जो पुलिस बंदोबस्त, जी। हजारों छात्रों को जिस तरह से रोका गया, कई छात्रों की गिरफ्तारियां हुई। तो मोदी जी की इजराइल यात्रा को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए, वो हमारा मुद्दा है। जी। मोदी जी मेरा की तो इजराइल सवाल ये जी जी मेरा एक सवाल ये था कि इस पे जैसे ये जो दोनों जगह पे, चाहे अमेरिका वाली बात है या इसराइल वाली बात है, इन दोनों जगह पे ये तो मेडल ले रहे हैं, पर जाहिर तौर पे भारत की साख पर एक तरह से काफी सवाल बट्टा एक तरह से लग रहा है कि हमारी अपनी जो सोच है इंसानियत को लेकर भी, अगर हम मान लें कि हम एक जगह पे जाएं, 73 हजार लोग जहां मरे हैं और जिसके हाथों मरे हैं, उसके हमको भाई बनने में या उसके साथ बगल में खड़ा होने में हम क्यों आतुर हो रहे हैं। और उसमें जो दांव पर लग रहा है वो क्या है, क्योंकि वो दोनों बार में नहीं बताया गया, ना ही वो अमेरिका के साथ डील में बताया गया, जिसमें दरअसल एक धौंस करते हुए अमेरिका ने सारी शर्तें अपनी मनवा ली, हम उसके सामने बिल्कुल लमलेट हो गए। और अब यहाँ भी हम देख सकते हैं कि वो अपनी साख जो है, तो भारत की जो साख को लेकर जो एक हमारे अंदर सब, जिसमें हम सब लोग शामिल हैं, जिसके 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, तो अगर कोई ऐसा रेफरेंडम भारत में करवाया जाए कि क्या 140 करोड़ लोग जो हैं वो इजराइल के साथ होंगे, तो उसका जवाब हम सब समझ सकते हैं क्या होगा भारत में। तो मोदी जी जिस चीज की नुमाइंदगी कर रहे हैं उसमें शायद हम सब उस तरह से शामिल नहीं जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, और इसलिए भारत की साख कहीं ना कहीं इसमें एक विपरीत तरह से प्रभावित होती है, जिसकी चिंता हम सबको ज्यादा होनी चाहिए। तो उसके बारे में कि भारत अब जो है, क्या वो एक दांव पर लगाने या पॉन पे रखने की चीज बना ली है नरेंद्र मोदी जी ने, अपनी अपने अपनी अपने को खुद को बचाने के लिए, या इस तरह से। नहीं नहीं, पहले अपन नरेंद्र मोदी की तरफ से बात करें जी। कि नरेंद्र मोदी क्या कहें कि मैं भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को छोड़कर बाकी लोगों की ग्रीटिंग्स लेकर आया हूं, क्या करें। मतलब वो ये तो कह नहीं सकते ना कि मैं वो अपने तमाम विरोधियों की ग्रीटिंग्स छोड़कर बाकी की ग्रीटिंग्स और सम्मान और रिस्पेक्ट आपके लिए लेकर आया। तो नरेंद्र मोदी की मजबूरी है कि उनको ऐसा कहना है। श्रीनगर के जो एमपी हैं मेहदी, जी। और जबरदस्त एमपी हैं, उनका भाषण कभी सुनिए। उन्होंने कहा कि नॉट माय ग्रीटिंग्स, बिल्कुल। गिव देम माय कर्सेस फॉर देयर इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीन एंड द जेनोसाइड इन गजा। राहुल्ला मेहदी, एमपी श्रीनगर नेशनल काउंसिल, ये उनकी प्रतिक्रिया। आप महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया सुन लीजिए, गले लगाने को भी तो जो कही। नंदिनी सुंदर की मैंने जिक्र किया, जी। जो सोशलॉजिस्ट हैं, ऑथर हैं। वो कह रहे हैं कि मोदीज विजिट टू इजराइल, उसको कह रहे हैं कि जेनोसाइड कमिटिंग इजराइल हैज embraced and shamed Indians more than 1,000 shirtless protests.
जी अब आपके दर्शकों के लिए मैं हिंदी नहीं कर रहा हूँ कि ये जो शर्टलेस प्रोटेस्ट हुआ एआई समिट में एक ही हुआ, पर वो ये कह रही है कि 1000 भी ऐसे प्रदर्शन हो उनसे भी ज्यादा शर्मनाक है। और वो मेहदी कह रहे हैं कि मेरी तरफ से उनको बद्दुआएं हैं इस चीज के लिए। मैं उन एक 1.4 बिलियन में शामिल नहीं। जी इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीन एंड जेनोसाइड इन कर, देखिए इसमें मुद्दा ये है कि रेफरेंडम कौन कराएगा? करवा ही नहीं सकते। रेफरेंडम अगर करवाएं तो लोग कहेंगे हमें मोदी की जरूरत ही नहीं है। रेफरेंडम इसराइल पर नहीं, मोदी पर हो करने बिल्कुल। को। he has lost the confidence and support and faith of the masses, his own electorates। जी तो इसलिए रेफरेंडम की कोई बात नहीं है। हमको तो ये देखना है कि इस देश में अब रेफरेंडम हो ही नहीं पाएगा किसी चीज का, ये है चिंता। जी और वहां जुडिशरी को कुचला जा रहा है इजराइल में। हम अपनी जुडिशरी को देख रहे हैं कि वो क्या कर रही है। जी जो जुडिशरी में करप्शन को लेकर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के एक चैप्टर को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो रिएक्शन है सुओ मोटो, और उसमें सरकार की माफी है और तमाम चीजें हैं। नहीं, उसमें मोदी जी ने कैबिनेट से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। कैबिनेट के मंत्री ने कहा हाँ, कि नहीं नहीं, मैं हाँ, देखता हूँ मैं उस और पूरा का पूरा ही हमारे पास इसके खबरें हैं, सब आती रही हैं। फिर वो कह रहे हैं नहीं नहीं, भ्रष्टाचार का सवाल कैसे आप कहा जा आप सकता है। आप अगर प्रशांत भूषण के खिलाफ जो आरोप लगा था जिसमें उनको जेल होने वाली थी, जी उनके मूल आरोप को निकालें। प्रशांत भूषण के क्या था जिसमें वो 1 रुपया देके छूटे थे? जी या दुष्यंत दवे का क्या आरोप रहा है? जी हम उसमें नहीं और कर रहे, हमारी बहस कर। खुद 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 सीजेआईज जो बैठ गए थे इकट्ठे एक धरने पे, जैसे कि वो भी किस बात के लिए बैठे। अगर सभी कुछ ठीक था तो फिर तो ऐसा कुछ था ही नहीं फिर सवाल। पर हाँ, मतलब कुल मिलाकर इस बारे में बात कर रहे हैं, जो इसराइल को लेकर मोदी जी ने जो नया मास्टर स्ट्रोक जमाया है देश पर, वो शायद एक जरूरी सवाल। हाँ बिल्कुल। ये आपके साथ बातचीत का जो मेरा अंतिम पॉइंट वो ये कि देश जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं वो सरकार से पूछें, सरकार के नुमाइंदों से पूछें कि मोदी जी क्यों गए थे और क्या करके आए और क्या लेके आए और क्या देकर आए, जी और क्या उनका संबंध, यात्रा का संबंध एप्स्टीन की फाइलों से था या नहीं है, जी या अमेरिकी खुफिया एजेंसी की गतिविधियों से है, या हमारे यहाँ आने वाले दिनों में मोसाद और रॉ को लेकर कोई हमको चिंता व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि निखिल गुप्ता कांड में, जी अ, पन्नू कांड में रॉ ने निखिल गुप्ता को हायर किया जी और निखिल गुप्ता ने कन्फेस कर लिया कि हम गिल्टी प्लीड कर। इस समय भयानक तरीके से चीजें चल रही, भयानक तरीके। और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है कि बोलने की आजादी पर प्रतिबंध नॉर्थ कोरिया बनाया जाए, सबसे हार्ड हिटिंग उनका जो ट्वीट है वो है। इसका मतलब है कि राहुल गांधी जिस कॉन्फ्रंटेशन की मुद्रा में है वो काफी अ, जिसको क्या डिसाइसिव सिद्ध होने वाला है।
जी पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये सब 9 मार्च से प्रारंभ हो रही पार्लियामेंट के पहले हो रहा है। तीसरा पॉइंट ये कि ट्रम्प अगर नाराज हैं और ये कह रहे हैं कि आई कैन डिस्ट्रॉय दिस कैरियर एंड विच आई नॉट डू, और ट्रेड डील फिर घर खतरे में पड़ गई है। और ट्रम्प कह रहे हैं कि सारे देश उन्हीं शर्तों पर तैयार हैं जिन शर्तों पर एग्रीमेंट हो चुके हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये कहा ट्रम्प ने। तो क्या, और भारत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के परिप्रेक्ष्य में नए सिरे से उस पर बात करना चाहता है ट्रेड डील। तो क्या ट्रम्प अगर नाराज हो जाएंगे तो क्या नेतन्याहू मोदी सरकार को बचा लेंगे? जी ये है मामला। ये अ, काफी ये जो विषय है काफी बड़ा, काफी कॉम्प्लिकेटेड, और इसके जो कंक्लूजन्स काफी हाइपोथेटिकल हैं, डिसाइसिव कंक्लूजन्स नहीं है। पर काफी सीरियस हैं जो इस तरफ ये बातें दिखला रही हैं। मेरे ख्याल सबसे बड़ा जो इसका सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल से इसमें ये कि भारत का जो एक अपने आत्मसम्मान के साथ अब मेरे ख्याल से भारत कहीं भी नहीं दिखलाई दिखा, कम से कम जो जो लोग महत्वपूर्ण है या जो या उनके साथ। आत्मसम्मान तो तभी दांव पर लग गया जिस दिन सीज फायर की घोषणा हुई और आर्मी की मर्जी कम। जी तो इसलिए वो तो बहुत बड़ी चीज है। अभी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, और जी मोदी जी आने के बाद कैसे रहते हैं, कैसे दिखते हैं, प्रकट होते हैं, पार्लियामेंट चलती है कि नहीं, चलने दी जाएगी कि नहीं, चलेगी कि नहीं, होगी कि नहीं। मुझे मुझे ये भी लगता है कि मुझे ये भी लगता है कि उससे पीछे विदेशी विदेशी जो अतिथियों या उनके वो उन्हीं के साथ हंसते हैं, उन्हीं के गले लगते हैं। और मेरे ख्याल से भारत में उनको किसी के साथ गले लगते हुए नहीं देखा गया, सिवा उस इसरो वाले चेयरमैन को, जब वो रो रहा था कि हमारा जहाज गिर गया, और वो भी दूसरे दिन उनके साथ ने कहते भारत की भारतीयों से कभी नहीं लगे। और वो भारतीयों के साथ किसी के साथ भी वो कहे नहीं लगाए, वो हमेशा एक कर्कश मुद्रा में गुस्से में दिखलाई पड़ते हैं, और वो बड़े अपने ओजस्वी उसमें रहते हैं। ये भी एक फर्क है जो उसको जो कि नोट किया जा सकता है। मेरे ख्याल से इस बातचीत तो अब काफी के वो काफी सीरियस मामला। जी जाहिर तौर पर तो इस बातचीत को आज यहाँ रोकते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें शामिल होने के लिए, और हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे। और दर्शकों, आपको भी शायद ये सवाल जो है इस समय ज़रूरी लगे हैं देश के लिए, और अगर आपको ये बात ठीक लगती है तो अपने हम ख्यालों के साथ इसको साझा करिए, इसको आपको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।